हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नासा के आर्टेमिस मून मिशन के बारे में। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर पहुंचाने और वहां लगातार उनकी उपस्थिति को बनाए रखने का एक प्रयास है। इस प्रोग्राम का नाम चंद्रमा की ग्रीक देवी और अपोलो की जुड़वा बहन आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है। ग्रीक मैथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस को जुड़वा भाई बहन कहा जाता है, जहां अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है और वहीं आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है। अपोलो प्रोग्राम में पहली बार 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्रियों को हमारे नेचुरल सैटेलाइट चांद पर ले जाया गया था। नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन का नाम अपोलो था और 50 साल बाद भी अपोलो नासा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शुमार है। 1960 के दशक की तकनीक का उपयोग करते हुए नासा को चांद की सतह पर एस्ट्रोनॉट्स उतारने में सिर्फ 8 साल लगे थे। वहीं इसके विपरीत आर्टेमिस की प्लानिंग में 1 दशक से ज्यादा का समय लग चुका है। 1969 से 1972 के बीच अपोलो के 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर चहलकदमी की थी, जो कि एक समय में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुके थे। अब नासा आर्टेमिस के जरिए चंद्रमा पर 1 सप्ताह तक का समय बिताने का लक्ष्य बना रहा है। इसके साथ ही नासा का मिशन मानव को मंगल ग्रह पर भेजने का है। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टेमिस मून मिशन को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा लगातार इस तरह की गतिविधियां कर रहा है जिससे कि इंसानों को फिर से चांद पर भेजा जा सके, और इन्हीं गतिविधियों को अब नाम दिया गया है आर्टेमिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉन्च किया था। साल 2019 में उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने 2024 तक चंद्रमा के साउथ पोल पर इंसानों को उतारने का लक्ष्य रखा है। हालांकि आर्टेमिस मिशन का असली मकसद मंगल तक पहुंचने के लिए चांद का इस्तेमाल करना है। मंगल ग्रह पर अब तक सभी जासूस वाले काम रोबोट कर चुके हैं, लेकिन नासा का लक्ष्य अब 2030 तक एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेजना है। आर्टेमिस प्रोग्राम में नासा का नया मेगा रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। SLS एक 322 फीट लंबा रॉकेट है जिसमें अंतरिक्ष में पेलोड लॉन्च करने के लिए कोर स्टेज, अपर स्टेज और ट्विन 5 सेगमेंट सॉलिड रॉकेट बूस्टर शामिल है। आपको बता दें कि आर्टेमिस 1 मिशन के लिए नासा की ओर से नया और सुपर हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम लगाया गया है जिसका पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। नया रॉकेट सैटर्न 5 रॉकेट के मुकाबले छोटा और पतला है, जिसके जरिए आधी सदी पहले 24 अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा गया था। नासा का ये मेगा रॉकेट 322 फीट लंबा और 2600 टन वजनी है। इस रॉकेट का मुख्य इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिस्टम दोनों का एक कंपोजिशन है। इसके साथ ही इसमें 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर भी लगे हैं, जो कि वास्तव में स्पेस शटल और अपोलो के सैटर्न 5 रॉकेट का हाइब्रिड अवतार है। दोस्तों, क्रू पायलट्स के लिए आर्टेमिस मिशन ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर लॉन्च करेगा। ओरियन एक स्पेस कैप्सूल है जो कि अपोलो कमांड मॉड्यूल से बना है। इसे मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। नासा के हाईटेक और ऑटोमेटेड ओरियन कैप्सूल का नाम एक स्टार्स के कॉन्स्टेलेशन पर रखा गया है। ये 11 फीट यानी कि 3 मीटर लंबा है, जो कि अपोलो के कैप्सूल की तुलना में काफी बड़ा है। इसमें 3 की बजाय 4 अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने की जगह है। ओरियन में इंसानों की जगह पुतलों को बिठाया जाएगा, जिससे कि नासा नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट और रेडिएशन लेवल का अध्ययन करेगा। पुतलों के साथ स्नूपी सॉफ्ट टॉयज को भी भेजा जा रहा है, जो कि कैप्सूल के चारों ओर तैरेंगे और जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर के तौर पर काम करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बताते चलें कि आर्टेमिस का ये प्रोग्राम 3 हिस्सों में बांटा गया है। आर्टेमिस का पहला मिशन बिना क्रू पायलट के होगा। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य चांद पर पहुंचना और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का पता लगाना है। इस मिशन के जरिए नासा ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद पर सही हालात हैं या नहीं, और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट पाएंगे या नहीं। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए नासा के वैज्ञानिक कई एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं। इसमें SLS रॉकेट की सुरक्षा और ओरियन कैप्सूल की चंद्रमा तक पहुंचने की क्षमता, चंद्रमा के ऑर्बिट में परफॉर्मेंस और पृथ्वी पर लौटने की क्षमता का टेस्ट किया जाएगा। SLS रॉकेट के परफॉर्मेंस का टेस्ट करने के लिए 13 छोटे सैटेलाइट्स को एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। ये क्राफ्ट 6 दिनों के लिए परफॉर्मेंस डाटा इकट्ठा करते हुए चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। ये मिशन 42 दिनों का होगा।
और उसके बाद क्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आकर मिशन को पूरा करेगा। 2,40,000 मील यानी कि 3,86,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा तक पहुंचने में इसे लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा। चंद्रमा के चारों ओर घूमने के बाद कैप्सूल 38,000 मील यानी कि 61,000 किलोमीटर दूर की कक्षा में प्रवेश करेगा। उस समय पृथ्वी से ओरियन की दूरी करीब 2,80,000 मील यानी कि 4.5 लाख किलोमीटर होगी। बायो एक्सपेरिमेंट 1 4 एक्सपेरिमेंट का एक सेट है जो कि इंसानों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भेजे जाने से पहले अंतरिक्ष की रेडिएशन के प्रभावों का अध्ययन करेगा। सूत्रों के मुताबिक वैज्ञानिक इस मिशन में पौधों के बीज भी भेज रहे हैं। इसके साथ ही वो एल्गी, फंगस और यीस्ट भेज रहे हैं ताकि उससे रेडिएशन के असर का अध्ययन किया जा सके और ये पता चल सके कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं और कैसे विकसित हो सकेंगे। वे उड़ान से पहले और बाद में डेटा इकट्ठा करेंगे और होने वाले बदलावों का विश्लेषण करेंगे। अगला है आर्टेमिस 2 2024। आर्टेमिस पहले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ओरियन कैप्सूल के क्रू पायलट्स को पृथ्वी से इतनी दूर ले जाएगा जहां पर मनुष्यों ने पहले कभी यात्रा नहीं की है। लगभग 10 दिनों के मिशन में क्रू पायलट्स एक लूनर फ्लाई बाई को पूरा करेंगे और इंसान को ले जाने के दौरान स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करते हुए पृथ्वी पर लौटेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्रू कैप्सूल धरती पर वापस आ जाएगा। ओरियन का सबसे बड़ा टेस्ट मिशन के अंत में होगा जब वह 25,000 मील प्रति घंटे यानी कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। ओरियन में भी अपोलो कैप्सूल जैसी ही हीट शील्ड लगाई गई है जो कि 5,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 2,750 डिग्री सेल्सियस की री एंट्री टेम्परेचर को सह सकता है। अगला है आर्टेमिस 3 2025। इस मिशन में पुरुष और पहली बार कोई महिला चांद पर कदम रखेगी। अगर पिछला मिशन सफल रहा तो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की ओर शूट करेंगे। मून लैंडर का इस्तेमाल करके 2 लोगों को चंद्रमा के साउथ पोल के एरिया में ले जाया जाएगा और ये करीब 1 हफ्ते तक चांद पर रहेंगे। ये मिशन इसलिए भी खास होगा क्योंकि चांद पर पहली बार कोई महिला जाएगी। दरअसल 1969 से 72 के बीच 6 मिशन हुए थे जिनमें 12 लोगों ने चंद्रमा पर कदम रखा, लेकिन ये सभी पुरुष थे। इस प्रकार के जोखिम भरे मिशन के लिए सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों की आवश्यकता थी और उस समय नासा में ऐसी कोई महिला नहीं थी जिसे टेस्ट फ्लाइट का अनुभव हो, क्योंकि लंबे समय तक स्पेस को मुख्य रूप से पुरुषों की इंडस्ट्री के ही रूप में देखा जाता था। हालांकि वर्तमान में ये तय नहीं है कि किसे चुना जाएगा। दिसंबर 2020 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की आर्टेमिस टीम की घोषणा की जिसमें 9 महिलाएं जो कि है कायला पोरेन, क्रिस्टीना एच कोच, निकोल एमैन, एनी मैकलिन, जेसिका मीर, जेस्मिन मॉकबेली, कैट रॉबिन्स, जेसिका वॉटकिंस और स्टेफनी विल्सन, और 9 पुरुष जो कि हैं जोसेफ अकाबा, राजा चारी, मैथ्यू डोमिनिक, विक्टर ग्लोवर, वॉरेन हॉबर्ग, जॉनी किम, केजल लिंडग्रेन, फ्रैंक रूबियो और स्कॉट टिंगल शामिल थे। नासा ने आर्टेमिस 3 के लिए मून लैंडर बनाने के लिए एलॉन मस्क के स्पेसएक्स को चुना है। आपको बता दें कि स्पेसएक्स का स्टारशिप अभी भी डेवलप हो रहा है। ये स्टारशिप ओरियन क्रू कैप्सूल के मून सरफेस और पीछे तक एक शटल के रूप में काम करेगा। इसके अलावा आर्टेमिस प्रोग्राम के गेटवे नामक एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया गया है जो कि चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। स्पेसएक्स फैल्कन हैवी रॉकेट ने पहले 2 पार्टिकल क्वार्टर लिविंग मॉड्यूल पावर और प्रोपल्शन सिस्टम को 2024 के अंत में जल्द से जल्द लॉन्च करने की योजना बनाई है। गेटवे की असेंबली का काम ओरियन क्रू मेंबर्स करेंगे। सभी क्रू मेंबर गेटवे में 30 से 60 दिन बिताएंगे और फिर उन्हें एयर लैंडर दिया जाएगा जो कि उन्हें चंद्रमा पर और फिर धरती पर वापस यात्रा करने में मदद करेगा। ये गेटवे मंगल ग्रह की भविष्य की किसी भी यात्रा के लिए एक पड़ाव के रूप में भी काम करेगा। इस मिशन के जियोपॉलिटिकल मायने भी हैं। स्पेस कंपटीशन में अमेरिका और रूस के साथ साथ अब चीन भी शामिल हो चुका है, जहां अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा चंद्रमा पर 2 लोगों को लंबे समय तक भेजने के अभियान पर काम कर रही है। वहीं चीन ने 2019 में चंद्रमा के पिछले हिस्से पर यान उतारा और उसी साल चीन और रूस ने मिलकर ऐलान किया कि दोनों देश 2026 तक चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचेंगे। और साथ ही कुछ चीनी अधिकारी और सरकारी दस्तावेजों के अनुसार चीन साल 2027 तक एक स्थायी और अंतरराष्ट्रीय सदस्यों वाला इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाएगा। लेकिन ना तो
तो चीन और ना ही कोई दूसरा देश चंद्रमा पर कब्जा कर सकता है। ना तो ये कानूनी है और ना ही तकनीकी रूप से फायदे या कम नुकसान का सौदा, क्योंकि इसमें खर्चा तो होगा ही और साथ ही इसके नतीजे फायदेमंद होंगे या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। वहीं चीन स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी के जरिए चांद पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें छोटे लेकिन बढ़ते कदमों से बड़े बदलाव किए जाते हैं, जैसा कि वो साउथ चाइना सी में कर रहा है। दोस्तों, चीन रणनीतिक रूप से अहम इलाकों पर कब्जा करने का प्रयास कर सकता है जहां बर्फ की मौजूदगी ज्यादा होगी। ये बर्फ न तो केवल पानी की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि वहां पर ईंधन बनाने के भी काम आएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आर्टेमिस मून मिशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप भी आर्टेमिस मून मिशन के बारे में कुछ और जानते हैं तो अपनी जानकारी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।